सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, जिसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक एस्टर होना चाहिए और दूसरा भी एस्टर हो सकता है, एज वेल एक एस्टर तो दूसरा हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। और हमें एरो के ऊपर कंडीशंस यहाँ पे चाहिए कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि वो एक से इनोलेट बना सके और दूसरे पे अटैक करवा सके, ठीक है, और उससे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा एंड दैट्स इट। इसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप इसमें नहीं होता है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो ये क्लेजन एस्टर का कैसे है, कैसे समझ आया। पहली बात, यहाँ पे एक ही सबस्ट्रेट दिया था जिसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस दिया है और एस्टर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग में सबसे पहले आएगा कि उसका एसिडिक प्रोटोन हमें एब्स्ट्रैक्ट कराना है। तो कार्बोनिल के बिल्कुल एडजेसेंट सिर्फ एक ही प्रोटोन था जो यहाँ पे एसिडिक है, बाकी दो तो मिथाइल है हमारे पास। और अगर यही एसिडिक है इट मींस ये यहाँ पे इस प्रोटोन को करेगा एब्स्ट्रैक्ट और बनेगा यहाँ पे कार्बेनाइन, जिस कार्बेनाइन को आप एस्टर के साथ यहाँ पे स्टेबलाइज भी कर सकते हो, इसलिए हम इसे एस्टर इनोलेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एस्टर इनोलेट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे स्टेबलाइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है इनोलेट टाइप की कंडीशन बन गई। अब इतना तो समझ हमें आ रहा है, ठीक है, कि एक सबस्ट्रेट में एक मोइटी में हमने करा दिया, बट कुछ और नहीं दिया था, इसलिए ये अपने आप अंडरस्टूड था कि इसकी एक मोइटी से हमने न्यूक्लियोफाइल बनाना है और दूसरी मोइटी से इलेक्ट्रोफाइल लेना है। इट मींस हमारे पास सेम ऐसा ही सबस्ट्रेट अब सामने होना चाहिए, OET C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2 मिथाइल, है ना, सिमिलर है। इसी की दूसरी मोइटी ली, अटैक कहाँ करेगा? ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, जैसे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे OET ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा, यानी सिंपल अटैक हुआ है आपके पास, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का। अब जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो नंबरिंग कर ले कि ये कार्बन आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, तो सेकेंड का बॉन्ड बनना चाहिए थर्ड के साथ और थर्ड के बाद ये फोर्थ, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगी, 4 इस तरीके से एटम्स कार्बन के बना लूंगी। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OET वाला। अब सेकंड पे मेरे पास यहाँ पे क्या था, 2 मिथाइल, तो वो मैंने 2 मिथाइल रख दिए। अब सेकंड का बॉन्ड किसके साथ बन रहा है? थर्ड के साथ, और थर्ड के पास क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्या है? 2 मिथाइल्स एंड दैट्स इट। ये मेरे पास यहाँ पे बन गया इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये बाकी आपके पास कंडीशंस किसके लिए दी गई थी? वर्कअप के लिए दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन को कैसे पहचाना कि एक तो एस्टर दिया था, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस दी थी, जिसमें हमने एस्टर की एक मोइटी से इनोलेट बनाया। अब ऐसा हो सकता था कि एस्टर में से इनोलेट बना लिया, लेकिन दूसरा आपको यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर भी दे दिया, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनोलेट तो एस्टर का ही बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए कोई भी कार्बोनिल हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो हमें सिंपल यहाँ पे अटैक करना है और उसके साथ एडिशन करनी है। जैसे यहाँ पे तो ये OET बाहर चला गया, बट इन केस ये कीटोन होता तो ये बनता O नेगेटिव, O नेगेटिव फिर वर्कअप से प्रोटोन लेके बना देता OH, तो वहां एल्कोहल बन जाता, दैट्स इट। बाकी ये रिएक्शन रहती है बिल्कुल सेम। समझ आ गई सबको? सो दिस इज क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। अब हमने यही चीज जब सेम सबस्ट्रेट में देखनी है, मतलब यही एस्टर एक ही सबस्ट्रेट में 2 जगह प्रेजेंट होंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी डिकमैन कंडेंसेशन। सिर्फ इतना सा फर्क है, और डिकमैन में दोनों एस्टर ही रहते हैं हमेशा। यहाँ पे एक एस्टर और दूसरा कार्बोनिल चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है किसका? डिकमैन कंडेंसेशन का, जिसमें भी 2 एस्टर रहेंगे, लेकिन दोनों एस्टर हमारे पास सेम सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होंगे, और एक एस्टर की एडजेसेंट पोजीशन से हम बेस की हेल्प से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे, इनोलेट बनाएंगे, और दूसरे एस्टर को यूज करेंगे हम एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। बट जैसे मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों एस्टर में से किस एस्टर की एडजेसेंट साइड से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट मींस विच इज मोर एसिडिक प्रोटोन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ये H वाले प्रोटॉन्स एसिडिक हो सकते हैं, और यहाँ पे ये H वाले प्रोटॉन्स, तो कौन सा होना चाहिए? विच इज बिटवीन सल्फर एंड कार्बोनिल,
ठीक है, बिटवीन सल्फर एंड कार्बोनिल, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगेगी और कार्बोनिल का भी विड्रॉइंग कैरेक्टर जाएगा, इसलिए ये प्रोटॉन यहाँ पे है ज्यादा एसिडिक। और अगर ये ज्यादा एसिडिक है इट मींस जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे बनेगा। बट यहाँ पे अब मैं अगर फर्दर देखूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट है, ऐसे ही कुछ है, तो अब इसे अटैक कहाँ करना चाहिए, कार्बोनिल पोजीशन पे। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक के बाद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, वापस आए और OET यहाँ से लीव कर गया एंड अल्टीमेटली कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर, जिसमें एक क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर। और फर्स्ट पोजीशन पे है C डबल बॉन्ड O OET। दैट्स इट। तो डिकमैन कंडेंसेशन में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, एक एस्टर की साइड से इनोलेट बनाओ और दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज करो, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया और आपके पास कंप्लीट होगी कौन सी रिएक्शन, डिकमैन कंडेंसेशन। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसमें ये दोनों एस्टर वाली है, एक एस्टर और एक एल्डिहाइड वाली मॉइटी अलग अलग थी और इसमें सेम सबस्ट्रेट में है, इसलिए दोनों को अलग अलग रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोनों एस्टर ही होंगे, उसमें एक एस्टर और दूसरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। ठीक है जी। सो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास अगेन डिकमैन कंडेंसेशन ही होगी, बट कह सकते हैं ट्विस्ट के साथ होगी या फिर सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अब देखो हमारे पास 2 एस्टर दिए गए थे सेम सबस्ट्रेट में, तो हमें समझ आ रहा था ये कौन सी रिएक्शन है, डिकमैन कंडेंसेशन है। ठीक है, सबस्ट्रेट उसके लिए सही बैठ रहा है, एरो के ऊपर हमें क्या चाहिए, बेस, तो वो भी दिया था, ये भी सही समझ आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ढूंढा एसिडिक प्रोटोन। अब देखो वो इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, बट कौन से प्रोटोन ज्यादा एसिडिक है, 2 या 1, 2 वाले। क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बेनाइन कैसा बनेगा, सेकेंडरी, या कार्बेनाइन कैसा बनेगा, टर्शरी, 1 2 3 तीनों है, इसलिए जो कार्बेनाइन स्टेबल वो कौन सा, सेकेंडरी वाला। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रोटोन को ज्यादा अहमियत दी जाएगी फॉर द एब्स्ट्रैक्शन। और जैसे ये प्रोटोन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हुआ, अब दिमाग ने तो वही कहा कि क्लेजन एस्टर है तो दूसरे एस्टर पे क्या करा दो, फटाफट अटैक करा दो। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या मतलब कि आपके पास ये नेगेटिव अगर यहाँ अटैक करेगा तो आपके पास एक और 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, और 4 रिंग अगर एक साथ फ्यूज्ड पोजीशन पे बन रही है इट मींस वो काफी अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। इसलिए इसने उस पाथवे को फॉलो नहीं किया, इसने क्या किया कि अपना नेगेटिव चार्ज आगे भेजा, जिसकी वजह से ये रिंग ब्रेक हुई और रिंग ब्रेक होके यहाँ डबल बॉन्ड बना और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जाके किस पे स्टेबलाइज हो गए, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट था, उसे स्टेबलाइज करने के लिए कोई यहाँ पे एटम प्रेजेंट था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ चले गए, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। तो अब अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमें ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th पोजीशन लेनी है। मैं इस CO2 को नहीं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, ठीक है, बस ऐसे नॉर्मली नंबरिंग कर दी है मैंने जनरलाइज्ड वे में। तो जैसा है वैसे ही बना दो, कोई और चेंज करने की जरूरत भी नहीं है कि ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड आई, इसके बीच डबल बॉन्ड बना, ये 3 4 था, फिर 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, ऐसे ही कुछ बना। तो जैसा तुम्हें सबस्ट्रेट दिया है जहां नए बॉन्ड बन रहे हैं वहां पे बनाते जाओ। अब ये नेगेटिव चार्ज हम वापस लेके आए, वापस लाने के बाद अगर हम देखेंगे तो कॉन्जुगेशन के थ्रू ये नेगेटिव कहां जाएगा, 5th पोजीशन पे, यानी यहां बन जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल। और अगर यहां न्यूक्लियोफाइल है और सामने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है तो क्या अटैक पॉसिबल है, यस। और अब अटैक हमारे लिए काफी फिजिबल भी है क्योंकि अब जो रिंग बनेगी वो कितने मेंबर्ड होगी, 6 मेंबर। तो अब हम यहाँ पे 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें 4 5 में है डबल बॉन्ड, 6 पे है कार्बोनिल और फर्स्ट पोजीशन पे है COOET।
सो इस क्वेश्चन में सबस्ट्रेट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा अपना मैकेनिज्म बदलना पड़ा और उसमें हमें एक एक्स्ट्रा जो चेंज था वो यही करना पड़ा कि पहले रिंग का स्ट्रेन ख़त्म किया, अगर हो सकता था तो रिंग का स्ट्रेन ख़त्म करने के बाद हमने यहाँ पे सेम वैसे ही अटैक करवाया जैसे हम पहले करवा रहे थे कि एक तरफ एस्टर के न्यूक्लियोफाइल और दूसरे एस्टर का इलेक्ट्रोफाइल। बट यहाँ पे सही क्यों चल गई रिएक्शन, क्योंकि ये बना रही है 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ क्यों नहीं चली, क्योंकि यहाँ दोनों रिंग्स कैसी हो जाती 4 मेंबर्ड और वो होता काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल। तो हुई तो यहाँ भी डिकमैन कंडेंसेशन ही है, लेकिन थोड़े से सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। क्या ये एग्जांपल समझ आया सबको? ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है न्यूवेंजल कंडेंसेशन। न्यूवेंजल कंडेंसेशन में हमने क्या कहा था, सबस्ट्रेट हमें कैसा चाहिए, सबस्ट्रेट हमें चाहिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड हम स्पेसिफिकली ले रहे हैं, ठीक है। और एरो के ऊपर हमें बेस और इनोलेट चाहिए, लेकिन इनोलेट किसका चाहिए, एक्टिव मिथिलीन का। एक्टिव मिथिलीन का मतलब ये है कि CH2 के साथ यहाँ पे ये जो 2 पोजीशंस हैं इन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, चाहे वो एस्टर है, चाहे एसिड है, चाहे NO2 है, कोई भी ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे तो इस मिथिलीन को हम क्या कहेंगे, एक्टिव मिथिलीन। तो सबसे पहला स्टेप, ये बेस इसके एक प्रोटॉन को यहाँ से करेगा एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बन जाएगा आपके पास इनोलेट, है ना। अगर मैं इस एस्टर के साथ इसे स्टेबलाइज करूँ तो इनोलेट ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, एल्डिहाइड। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव से इस पोजीशन पे अटैक करेगा और अटैक करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। बना दो, क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बनेगा, CO नेगेटिव मिथाइल, साथ में इस पे H और यहाँ पे CH with COOET एंड COOET। समझ आ रहा है ना कैसे कैसे बना। आपके पास इस कार्बन का इस वाले एल्डिहाइड वाले कार्बन के साथ बना है एक नया बॉन्ड, ठीक है, कंडेंसेशन हो गई। बट इसके बाद एक और स्टेप इसमें रहता है, ठीक है। आपको लिखवा है ना एल्डोल लाइक, तो एल्डोल लाइक है तो ये इसमें एलिमिनेशन भी होगी। तो पहले तो आप यहाँ पे करवाओ इसकी क्या, वर्कअप। तो वर्कअप से ये जो O नेगेटिव है विल कन्वर्ट इनटू OH एंड आफ्टर दैट dehydration through E1CB मैकेनिज्म। तो हमारे पास ये जो एक्टिव मिथिलीन था इसका एक H पहले इनोलेट बनाने के लिए चला जाएगा और दूसरा H इसका डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ न्यूवेंजल कंडेंसेशन। That's the final product. इसका मैकेनिज्म एल्डोल के जैसे ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हमारे पास इनोलेट स्पेसिफिक है कि वो एक्टिव मिथिलीन का ही बनना चाहिए, और एक्टिव मिथिलीन का इनोलेट जब हमारे पास यहाँ कार्बोनिल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलता है। आफ्टर दैट वर्कअप के बाद हम यहाँ पे करवाते हैं डिहाइड्रेशन, जिससे हमें मिल जाता है कॉन्जुगेटेड सबस्ट्रेट। अगर हमने यहाँ एस्टर लिया था कॉन्जुगेटेड एस्टर मिलेगा, अगर एसिड लिया था तो कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा, बट अगर कुछ और लिया था NO2 तो वो ग्रुप्स मिल जाएंगे इन कॉन्जुगेशन। वो वेरी कर सकती है चीज, बट डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज न्यूवेंजल कंडेंसेशन। अब अगर कोई चाहे तो इस रिएक्शन को पेपर में देने के लिए वो फर्दर मतलब इस सबस्ट्रेट को प्रोसीड कर सकता है, लेकिन प्रोसीड कैसे करेगा, वो अगर एस्टर को कन्वर्ट करवा दे किसमें, एसिड में, यानी इसकी करवा दे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस करा दी, न्यूवेंजल तो खत्म हो गई लेकिन पेपर में आगे जा सकती है चीज। अब इसमें अगर हाइड्रोलिसिस हुई तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। और अगर उसके बाद में दे दूं तुम्हें थर्मल कंडीशन,
हाँ, तो क्या हो जाएगी? डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन इस बात को याद रखना कि एक वक्त पे हाँ एक ही CO2 मॉलिक्यूल लीव करता है। जैसे अभी 2 COH है, लेकिन जब एक बारी में एक स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो एक ही COH ग्रुप यहां से लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन जब भी करवाते हैं उस कार्बन पे बनता है क्या? कार्बेनाइन। तो अगर आप दोनों को एक साथ करवा दोगे तो एक कार्बन 2 नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ एक की ही डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है एक वक्त पे। अगर कभी भी आपको मिलता है, चाहे पास है चाहे दूर है, एक साथ नहीं कि थर्मल में सारे CO2 को निकाल दो, एक वक्त पे एक ही जाएगा। और अगर यहाँ से एक ही जाएगा तो सिंपली आपके पास होगा क्या कि ये CO2 चला जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव होगा और नेगेटिव को हम स्टेबलाइज कर देंगे वर्क अप से। तो ऐसे भी फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है। न्यूवेंजल तो खत्म हो चुकी है यहाँ पे, ये मैंडेटरी स्टेप नहीं है डीकार्बोक्सिलेशन वाला। ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि पेपर में अगर वो चाहे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए आगे चीजों को ऐसे लिंक कर सकता है। इज इट क्लियर? सो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये भी हमारे पास प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल है, जिसमें हमें कैसे समझ आया कि न्यूवेंजल कंडेंसेशन हमें करवानी है। सबस्ट्रेट में हमें दिया था एल्डिहाइड और एरो के ऊपर बेस के साथ हमें दिया था एक्टिव मिथिलीन। तो एक्टिव मिथिलीन अगर बेस के साथ दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा के यहाँ पे क्या बना सकता है? इनोलेट। अब वो इनोलेट इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो हमारे पास आफ्टर एलिमिनेशन एंड एवरीथिंग न्यूवेंजल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही नजर आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास बना दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि इसके बाद आपको सेकेंड कंडीशन थर्मल भी दी थी। तो वो थर्मल कंडीशन एक और रिएक्शन को लिंक कर रही थी और वो एक और रिएक्शन थी ईन रिएक्शन। अब वो ईन रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो रही है देखना। सबसे पहली बात, ईन रिएक्शन के लिए क्या होती है? पेरिसाइक्लिक का एग्जांपल है। तो ईन रिएक्शन क्या कहती है कि हमारे पास एलाइलिक पोजीशन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। एलाइलिक हाइड्रोजन शुड बी देयर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के कहीं पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जो एंड हमारे पास जो एंड हाइड्रोजन को लेके आएगा उसका दूसरे एंड पे क्या करता है? कार्बन कार्बन का नया सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी अल्टीमेटली ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन होती है। तो जैसे मान लो कि इस पाई इलेक्ट्रॉन में से इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस हाइड्रोजन को ताकि वो इसके साथ बॉन्डिंग करे। अब इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए तो इसे अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ये सिस्टम में छोड़ गया। अब अगर ये सिस्टम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो आगे पाई बॉन्ड था। अब पाई बॉन्ड था तो उसका नेगेटिव चार्ज आगे बनेगा क्योंकि कार्बन 5-5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। अब जैसे ये नेगेटिव फर्दर शिफ्ट हुआ ये इस दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये दोनों के ही इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने तो बॉन्ड बना लिया बट इसका बॉन्ड नहीं बना था जो अल्टीमेटली इसके इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इन रिएक्शन में 2 एंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक एंड जो हाइड्रोजन को माइग्रेट करने में इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा एंड जो एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। सो अल्टीमेटली मेरे पास जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कितने मेंबर्ड? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें अगर ये फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या रखना है मुझे? फर्स्ट पोजीशन पे मुझे रखना है एक कार्बन जिसका डबल बॉन्ड है फर्दर कार्बन के साथ और यहाँ पे एक मिथाइल। देखो फर्स्ट के बाद ऐसे ही है ना, इस कार्बन कार्बन में क्या आएगा? डबल बॉन्ड रख दिया। और उसके बाद 6th पोजीशन पे भी मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन है जो अभी अभी H को लेके आया है। एज वेल इसमें 2 COET ग्रुप प्रेजेंट हैं और इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा 4th पोजीशन पे है मिथाइल अबव द प्लेन।
तो अगर मैं सिर्फ इन रिएक्शन को देखूं सिंपल तरीके से, तो वो तो ऐसे ही कंप्लीट होगी कि एक एंड हाइड्रोजन लेके जाएगा और दूसरा एंड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं, तो मूव करने की वजह से एक नया डबल बॉन्ड भी बनता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे गेम चल रहा होता है सारा, जिससे इन रिएक्शन होती है। एक एंड हाइड्रोजन लेके जाता है, दूसरा एंड नया सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये तो होगी हमारे पास इन रिएक्शन। बट इस क्वेश्चन में क्या था कि इसकी और इसकी स्टीरियो भी गिवन थी। इट मींस ये दोनों बॉन्ड आपस में अबव द प्लेन है, या एक अबव एक बिलो है, या किस तरीके से है, सिस या ट्रांस रिलेशन, ये आपको दिया गया था उसमें एक एक्स्ट्रा काम। तो ये आपके लिए है होमवर्क। जिन्होंने पेरिसाइक्लिक पढ़ी है, इन रिएक्शन पढ़ी है, वो इसकी स्टीरियो फिक्स करके लाएंगे कि हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स किस तरीके से रहने चाहिए, दोनों अबव द प्लेन, दोनों बिलो द प्लेन, या कोई अबव या कोई बिलो है तो वो किस तरीके से है, और वो आंसर आएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ करके। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, डोबनर न्यूवेंजल कंडेंसेशन, ठीक है, या फिर मॉडिफाइड न्यूवेंजल। तो जो ये अपने पास मॉडिफाइड न्यूवेंजल है, इसमें कुछ चीजें स्पेसिफिक हैं। अभी तक न्यूवेंजल में तो हमने ये कहा था ना कि एक्टिव मिथाइलिन चाहिए और कैसा भी ग्रुप होगा चलेगा। यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसका इनोलेट बनाना है, मेलोनिक एसिड का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा, मेलोनिक एसिड का। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे हमेशा मिलेगा स्पेशल बेसिक मिक्सचर। स्पेशल बेसिक मिक्सचर का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे पिरिडीन के साथ पिप्रिडीन दे दिया, पिरिडीन के साथ इमिडाजोल दे दिया, मतलब हमेशा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बेस मिलेगा, आपको 2 बेस मिक्स करके दिए जाएंगे। तो अगर ये कहीं पे दिखे तो ये भी एक पहचान होती है हमारे पास किस चीज़ की, डोबनर न्यूवेंजल कंडेंसेशन की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करवाना है, इस स्पेशल बेसिक मिक्सचर से हमने ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करवाना है और बनेगा हमारे पास क्या, इनोलेट ऑफ मेलोनिक एसिड बना दिया। अब वो इनोलेट इस एल्डिहाइड पे करेगा अटैक, और अटैक करके बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिंग इस तरीके से प्रेजेंट थी OMe, और C पे बन जाएगा O नेगेटिव, जो वर्कअप के बाद बनाएगा OH। तो मैंने डायरेक्टली ही यहाँ पे कर दिया है। एज वेल इसके पास है CH एंड 2 COH ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मॉडिफाइड न्यूवेंजल है, एलिमिनेशन वाला पार्ट होगा, जैसे न्यूवेंजल में हुआ था यहाँ भी होगा, बट यहाँ पे इसकी एलिमिनेशन विद हाइड्रोजन नहीं होगी। किसके साथ होगी, CO2 के साथ। यानी पहले इसमें होगी डीकार्बोक्सिलेशन, पहले इसमें होगी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से यहाँ बनेगा कार्बे एनाइन, जो नॉर्मली बनता ही है जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। एंड आफ्टर दैट वो जो नेगेटिव चार्ज है वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए OH को करेगा यहाँ से एलिमिनेट, और अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट किसका, CH डबल बॉन्ड CH एंड COH, मॉडिफाइड न्यूवेंजल कंडेंसेशन का। क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब फर्क क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है मॉडिफाइड न्यूवेंजल में और जस्ट न्यूवेंजल में। तो न्यूवेंजल ये कहता था कि एस्टर हमें किसी भी एक्टिव मिथिलिन का मिलेगा तो चलेगा, लेकिन ये कहता है कि हमें सिर्फ चाहिए मेलोनिक एसिड का। वहाँ पे सिंपल एक बेस दिया है चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए बेसिक मिक्सचर। वहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने के बाद होती है जस्ट क्या, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्ड बनता है, यानी वहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है एल्डोल लाइक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एलिमिनेशन है, ये जो E1CV मैकेनिज्म है, ये फॉलो तो किया जाएगा बट विद द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन होती है पहले, उसके बाद ये OH ग्रुप यहाँ से लीव करता है और हमें मिल जाता है कॉन्जुगेट एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट। यानी इसमें डीकार्बोक्सिलेशन मैंडेटरी स्टेप है, जबकि सिंपल न्यूवेंजल में डीकार्बोक्सिलेशन मैंडेटरी स्टेप नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग रिएक्शन क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में इसके ना नाम से क्लियर हो रहा है कि बेंजीन के जैसे। अब ये स्टार्टिंग में तो बेंजीन के साथ ही मिली थी, लेकिन आगे इसकी मॉडिफिकेशंस बनती गई, तो बेंजीन की बजाय कोई भी अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या दिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया है, तो आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो सबस्ट्रेट तो अपने पास आ गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरो के ऊपर हमें कंडीशंस चाहिए, कोई भी अम्पोलंग रिएजेंट। अब अम्पोलंग रिएजेंट क्या होता है कि जो हमारे पास पोलैरिटी चेंज कर सकता है, जिसमें साइनाइड कंटेनिंग या सल्फर कंटेनिंग रिएजेंट्स सबसे टॉप मोस्ट रहते हैं हमारे पास। और भी काफ़ी है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करते हैं। अब अम्पोलंग रिएजेंट हमें दिया है, पोलैरिटी को चेंज करने की बात हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, इसमें कार्बन का नेचर कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक। और जैसा कि यहाँ पे कोई और मॉइटी दी भी नहीं है, कोई और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नहीं भी दिया है, तो इट मीन्स इसी का हमें एक और मॉइटी यूज करनी है, तो उसका नेचर भी कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या दो इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बन सकता है? नहीं। क्या दो न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बन सकता है? नहीं। तो फिर कंडेंसेशन कराने के लिए एक का नेचर तो हमें न्यूक्लियोफिलिक करना था, तो वही करने के लिए हमने यूटिलाइज किया है यहाँ पे क्या, अम्पोलंग रिएजेंट। अब अम्पोलंग रिएजेंट क्या करता है, ये आयंस बनाता है, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव। अब ये जो Cn नेगेटिव होगा, ये कार्बोनिल पे करेगा अटैक, ठीक। और कार्बोनिल पे जैसे ही अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव विद Cn एंड H। अब देखो ये जो साइनाइड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो आपने ऐसी चीज पढ़ी होगी ना कि कहीं भी ऐसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उसके एडजेसेंट पोजीशन का प्रोटोन क्या होता है, एसिडिक, ठीक। तो वही तो किया हमने, साइनाइड का अटैक क्यों कराया, क्योंकि पहले हम इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा सकते थे, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा सकते थे। लेकिन अब अगर साइनाइड इसके साथ जुड़ गया है, तो ये प्रोटोन बहुत आसानी से एब्स्ट्रैक्ट कराया जा सकता है। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट कराया जा सकता है, इट मींस इस कार्बन पे आ जाएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अब हम बेस की हेल्प से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिलाएंगे, एज वेल इसको यहाँ पे स्टेबलाइज भी करवाना है। तो ये हो जाएगा OH। इसको तो प्रोटोन यहीं पे दिला दो, सीधा ही OH बन जाएगा वर्कअप से। बट ये जो बेस ने अभी प्रोटोन निकाला है, उसकी वजह से ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफाइल रेडी। अब न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो इसी सबस्ट्रेट का जो दूसरा यहाँ पे हमें मॉइटी दिया होगा, उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं यहाँ पे अटैक। क्या करेंगे, अटैक, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, होगी कंडेंसेशन। ये अपने पास यहाँ पे इसके साथ क्या कराएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और वही हम चाहते थे। अब इसमें ये जो O नेगेटिव बना है ना, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन अभी गए, तो दूसरे के पास था OH Cn और साथ में क्या है यहाँ पे, बेंजीन, जो भी एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन कंडेंसेशन तक तो हमें ये समझ आ गया कि किस तरीके से बॉन्ड बना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो अम्पोलंग रिएजेंट हमने लिया है, ये पहले जिस काम को करवाने के लिए आया था, पोलैरिटी को चेंज कराने के लिए आया था, जिस कार्बन का नेचर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक था, अम्पोलंग रिएजेंट के बाद उसी कार्बन का नेचर हो गया न्यूक्लियोफिलिक। पोलैरिटी आ गई है ना, रिवर्स इन पोलैरिटी। तो अब यहाँ पे अगर पोलैरिटी बिल्कुल रिवर्स हो चुकी थी, तो एंड में इसको ना चले भी जाना है। जैसे कैटलिस्ट आता है, रिएक्शन को सिर्फ फास्ट करता है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है, वैसे अम्पोलंग रिएजेंट को जाना है। लेकिन वो कैसे जाएगा, वो जाएगा कि ये जो O नेगेटिव है, इसी के प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बन गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी, तो वो साइनाइड को कर देगा यहाँ से लीव, और अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये एरोमेटिक रिंग, उसके आगे वाले कार्बन पे OH, और उसकी नेक्स्ट पोजीशन वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगेन एरोमेटिक रिंग, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन।
अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एंड कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपका जो बेंजोइन कंडेंसेशन है उसका मैकेनिज्म वर्क करता है। बट ये जो करी, ये हमने करी ना सबसे सिंपल वाली, यानी जैसे रिएक्शंस को, कंडेंसेशन को कई बार हम दो पार्ट्स में करते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस, सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन। अगर मैं इसको गिनूं तो ये मेरे पास एग्जांपल आएगा अंडर सेल्फ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों मॉइटीज सेम है जिनके बीच कंडेंसेशन हुई है। बट अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक वाला अलग होता, न्यूक्लियोफिलिक वाला अलग होता, तो वो होती क्रॉस। अच्छा, उस केस में क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि साइनाइड को दो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो ये भी कार्बोनिल होगा, जो दूसरे साथ में स्पीशीज दिया वो भी कार्बोनिल होगी। तो साइनाइड अटैक कहाँ करे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। पहला कंसेप्ट ये जब क्रॉस वाली करवानी है कि दोनों कार्बोनिल में से जिस कार्बोनिल का नेचर ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, साइनाइड पहले उसी पे अटैक करेगा, फिर ये सारा मैकेनिज्म चलेगा। बट अगर वैसे भी ना करवाना हो और अगर आपको शॉर्ट में जाना है तो एक बात को याद रखना जो अभी मैं बताने वाली हूं, नोट दैट कि आपके पास ये एक एरोमेटिक रिंग है और ये दूसरी एरोमेटिक रिंग है, लाइक दिस इज एरोमेटिक रिंग 1 एंड दिस इज एरोमेटिक रिंग 2। ऐसे ही कुछ हुआ यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ भी एक तरफ एक एरोमेटिक रिंग थी, दूसरी तरफ दूसरी एरोमेटिक रिंग थी, एक तरफ कार्बोनिल एक तरफ एल्कोहल। तो आपके पास यहाँ जो ये मैं नोट करवा रही हूँ इसमें भी सेम चीज़ चलेगी कि अगर ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट बनता है तो हम कैसे फिक्स करते हैं कि किस पे कार्बोनिल और किस पे एल्कोहल रहता है। जिसका भी नेचर अर्लियर मोर इलेक्ट्रोफिलिक, जिसका भी नेचर स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहा हो, वो हमेशा रिंग कार्बोनिल वाली फॉर्म में रहती है। उस रिंग के साथ वाला कार्बन हमेशा कार्बोनिल में रहता है, और जिसका कम होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, OH में। ये आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जिसमें कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना सबस्ट्रेट हो, अगर आप सिर्फ इतना पहचान गए कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है कौन इलेक्ट्रोफिलिक कम, तो ये वाली एरोमेटिक रिंग अगर मोर इलेक्ट्रोफिलिक रही होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है ना, जब स्टार्ट हुई थी, तो उसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा, और जो एरोमेटिक रिंग लेस इलेक्ट्रोफिलिक रही होगी उसका कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। तो अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखोगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत इजीली क्वेश्चन भी हो जाएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट मॉइटी क्यों ना प्रेजेंट हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको यहाँ पे दो सबस्ट्रेट देती हूँ, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मैंने ये दिया है और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मैंने यहाँ पे आपको ये दिया है। तो आपके अकॉर्डिंग A और B दोनों ही एरोमेटिक एल्डिहाइड तो है, ठीक है, एक पिरिडीन के साथ एक बेंजीन के साथ। बट अगर यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन करानी हो तो साइनाइड को सबसे पहले अटैक कहाँ कराना चाहिए, A या B? B पे। B क्यों? नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, पिरिडीन वाली रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसके साथ का कार्बन भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इसलिए साइनाइड को यहां अटैक करना चाहिए। अगर साइनाइड को यहां अटैक करना चाहिए तो अल्टीमेटली बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा नजर आना चाहिए कि इसका कार्बन किस में रहे, कार्बोनिल में, जबकि दूसरे का किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्कोहल में। बस ये बात होती है किसमें, बेंजोइन कंडेंसेशन में। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि जिसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आपके पास ज्यादा है उसके आप यहाँ पे साथ वाले कार्बन को रखोगे हमेशा किसमें, कार्बोनिल में, और जिसका स्टार्टिंग में कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम था उसके कार्बन को लिख दोगे किसमें, एल्कोहल में। और दोनों को यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, मींस दोनों में बन गया कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो शॉर्ट ट्रिक से बेंजोइन कंडेंसेशन भी हो गई, साथ के साथ मैकेनिज्म से भी होगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन पूछी जाती है, बस इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखोगे तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। ठीक है।
एक ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि पहली बात तो ये थी कि ये सल्फर कंटेनिंग हमारे पास एक रिएजेंट दिया था। चलो ठीक है, ये अगर हमें नहीं भी समझ आ रहा है तो इसको छोड़ो। ये देखो कि सबस्ट्रेट में एरोमेटिक एल्डिहाइड था और सेकंड पोजीशन पे भी एरोमेटिक एल्डिहाइड था। दो एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हमारे पास कंडेंसेशन होती है, बेंजोइन वाली भी होती है। अगर हमें कोई अम्पोलंग रिएजेंट दिया हो तो अब हमें नहीं समझ आ रहा है कि अम्पोलंग है या नहीं, तो हमने ऑप्शंस देखे और ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस में क्या किया था, इन दोनों रिंग को ना आपस में जोड़ा गया था। दोनों रिंग को, लेफ्ट पे एक रिंग राइट पे दूसरी रिंग, या लेफ्ट राइट पे दोनों रिंग्स को रखा गया था। और फर्क क्या था कि या तो इन दोनों के कार्बन्स को कार्बोनिल बना दिया, या दोनों के कार्बन्स को एल्कोहल बना दिया, या एक को कार्बोनिल एक को एल्कोहल बना दिया था। तो अगर मुझे इस चीज का आइडिया नहीं भी था तब भी मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने पुराने कंसेप्ट्स पे ही कर सकती थी कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही थी, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमें बता रहे हैं, सबस्ट्रेट की कंडीशन हमें बता रही है। तो ऐसा होता है कि अगर एग्जाम में आपको कई बार कोई नया रिएजेंट जो आपने कभी पहले नहीं देखा हो या कुछ डिफिकल्ट सा लगे वो दे दे, तो वो ऑप्शंस हमेशा इजी बना के देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगी चीज हमेशा वैसा करके देगा, वो ऑप्शंस इजी कर देता है तो वो क्वेश्चन हो जाता है वहां पे। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है। अब देखो इसमें क्या था, मैंने बताया अभी 4 ऑप्शन तुम्हारे पास वैसे थे। शॉर्ट ट्रिक तुम्हें अभी मैंने करवाई कि जो इलेक्ट्रोफिलिक वाली रिंग होगी उसके साथ वाले कार्बन को हम कार्बोनिल रहने देंगे जोड़ते वक्त, लेकिन दूसरे कार्बन को हम क्या कर देंगे, एल्कोहल। अब यहाँ पे मेरे पास थी 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे मेरे पास थी 5 मेंबर्ड रिंग, और मैंने पढ़ा है कि 6 और 5 में जब कंपैरिजन किया जाता है 5 मेंबर्ड रिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है इट मींस इसके साथ वाले कार्बन को ये ज्यादा दिक्कत नहीं होने देगी, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होने देगी, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली रिच सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है। और अगर ये खुद इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो ये कार्बोनिल को भी रिच बना के रखेगा, और रिच बना के रखेगा तो डेफिशिएंट उतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर डेफिशिएंट ये नहीं है इट मींस अब क्लियर हो गया कि जो 6 मेंबर्ड रिंग वाला कार्बोनिल है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और जो ये वाला कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा। यानी हम बहुत सिंपल तरीके से अब अपना प्रोडक्ट बना देंगे, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिंग है उसका कार्बन कार्बोनिल में और जो लेस है उसका एल्कोहल में। बस बात खत्म। एक मिनट, CHO और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो सिर्फ कंसेप्ट्स को थोड़ा सा लॉजिकली लगाने की जरूरत है, जैसे कराया जा रहा है बिल्कुल वैसे फॉलो करने की जरूरत है। अगर वैसे करोगे तो कोई भी नेमिंग का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्या बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास पर्किन कंडेंसेशन, और पर्किन कंडेंसेशन में भी हमें सबस्ट्रेट कैसा चाहिए होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बट एरो के ऊपर कंडीशंस डिफरेंट चाहिए होती हैं, और वो कंडीशंस क्या है कि हमें यहाँ पे इनोलेट बनाना है किसका, एनहाइड्राइड का। जैसे हमें ये दिया गया है यहाँ पे एनहाइड्राइड, तो इस एनहाइड्राइड को जब बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या, इनोलेट। तो इनोलेट के लिए ये जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है इसमें से किसी एक के प्रोटॉन को हम एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा। यानी सिंपल आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो उसमें तो कुछ भी नया नहीं था, बहुत इजी रिएक्शन थी। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। इसको OH नहीं बनाना है, ठीक है, इसको O नेगेटिव ही रहने देना है। मैं अटैक करा के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवा रही हूँ। यहाँ पे बना नेगेटिव, नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल पे और ये बनेगा O नेगेटिव। तो मैं इस तरीके से कार्बन कार्बन कंडेंसेशन करा रही हूँ। तो ये अपने पास यहाँ क्या रहा होगा, CH2, देन हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, देन O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम नॉर्मली जो स्टेबलाइजेशन थी या न्यूट्रलाइजेशन थी वो वर्क अप के थ्रू करवाते थे, O नेगेटिव को OH बना देते थे। लेकिन पर्किन में डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि इसकी न्यूट्रलाइजेशन अपने ही सिस्टम में अटैक करने के बाद आती है, अपने ही सिस्टम में अटैक करने के बाद आती है। ये O नेगेटिव इस कार्बोनिल पे अटैक करता है जिसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक अटैक या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन। तो इसके थ्रू क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गया OMe एंड देन ये क्या बन जाएगा OCOCH3। OCOCH3 को मैं OAC लिख सकती हूँ क्या? मैं OCOCH3 को OAC लिख सकती हूँ? हाँ, ये बराबर है, ठीक है। COCH3 को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं हम, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया क्या? OAC यानी OCOCH3। और यहाँ पे क्या बन गया? CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड OH। O नेगेटिव बनेगा, वर्कअप से क्या बना दोगे इसको? एसिड। ऐसे ही होगा। अब इसके बाद आपकी रिएक्शन चलेगी नॉर्मल वे में जैसे पहले चलती थी, यानी एल्डोल में हम क्या कराते थे? पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते थे इनोलेट बनाने के बाद। तो यहाँ भी इनोलेट हमने बना के कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट करा दिया है, नया बना दिया है, लेकिन उसके बाद हम नॉर्मली सीधा E1CV मैकेनिज्म से एलिमिनेशन कराते थे, डिहाइड्रेशन होती थी। यहाँ वो नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारे पास पहले इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन होगी, एक गुड लिविंग ग्रुप क्रिएट होगा एंड आफ्टर दैट वी विल डू द एलिमिनेशन स्टेप। तो अब अपने पास यहां पे जो NaOAC दिया था वो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज यहां हम फर्दर प्रोसीड भी कर देंगे साथ के साथ, ताकि OAC यहां से बाहर जा सके और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कॉन्जुगेटेड, यस। कॉन्जुगेटेड एसिड। तो हमने यही लिखा था कि हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका? परकिन कंडेंसेशन का। इसलिए हमें ये मैंडेटरी स्टेप यहाँ पे करवाना पड़ता है, क्योंकि एसिड अगर तुम्हें चाहिए और तुम यहाँ से इसको फ्री नहीं कराओगे तो एसिड तुम्हें इजीली तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये याद रखना कि यहाँ पे पहला स्टेप क्या? परकिन में पहला स्टेप इनोलेट फॉर्मेशन। किसका इनोलेट? एनहाइड्राइड का। सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक या एडिशन, ठीक। थर्ड स्टेप इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन एंड फोर्थ स्टेप एलिमिनेशन एंड द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप ये वाला है जो हम एल्डोल में नहीं कराते थे, यहाँ पे करवा रहे हैं। वहाँ सिंपल OH बना देते थे, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये परकिन में भी होता है, ये स्टॉब्स में भी होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस को आपने इस तरीके से याद रखना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं तुम्हें फर्दर दो कंडीशंस दूं, एक तो दे दिया मैंने CH2N2 और दूसरा दे दिया H2 विद पैलेडियम या चारकोल बेस, तो रिएक्शन कैसे होगी? जो डायज़ोमीथेन है इट विल कन्वर्ट एसिड इनटू मिथाइल एस्टर और उसके बाद जो ये हाइड्रोजन है इट विल रिड्यूस डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाकी के जो दो रिएजेंट है इस तरीके से फर्दर रिएक्शन को लेके जा सकते हैं। बट अगर बात करूं मैं परकिन कंडेंसेशन की तो वो यहीं पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन क्या है? स्टॉप्स कंडेंसेशन। तो जो स्टॉप्स कंडेंसेशन है उसमें भी हमने क्या कहा था कि सबस्ट्रेट हमारे पास होना चाहिए क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ में कहा था कि हमें यहाँ पे इनोलेट बनाना है किसका? डाई एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। अब यहाँ पे डाई एस्टर कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। तो होगा क्या कि यहाँ पे CH2 होगा, बेस देगा, बेस के साथ दोनों में से किसी भी एक का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, इनोलेट बन जाएगा। तो मैंने इनोलेट यहाँ पे ऑलरेडी बना के दे दिया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे डाइएस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड का इनोलेट भी मिल गया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी मिल गया है। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी? दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन कार्बोनिल, और जैसे यहाँ पे अटैक हुआ ये अगेन बनाना है हमने सिर्फ O नेगेटिव, ठीक है। इसकी स्टेबलाइजेशन नहीं करवानी है, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था कि क्या होता है CH C डबल बॉन्ड O OET
एज वेल CH2 एंड C डबल बॉन्ड OET। इसकी होती है अगेन इंट्रामोलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन। जैसे हमारे पास पर्किन में होती है वैसे ही स्टॉब्स में होती है। तो ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे और OET यहाँ से बाहर। जैसे वहाँ पे OEC बनाया था तो यहाँ पे इसको स्टेबलाइजेशन के लिए ये कार्बोनिल मिल रहा है। तो यहाँ कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें भी हमने इंट्रामोलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन करा के ऑक्सीजन, देन कार्बन विद डबल बॉन्ड, देन CH2 एंड हियर CH एंड दिस इज COOET बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इंट्रामोलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन से। नहीं समझ आ रहा है, नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर हो गया? अब इसके बाद सिंपल वैसे मैकेनिज्म चलेगा कि हमारे पास जिस जगह से हमने इनोलेट बनाया था, जिस कार्बन से हमने इनोलेट बनाया था, उसी कार्बन का एक और प्रोटॉन हम यहाँ पे करवाएंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने मान लो पहले जो भी बेस लिया था वो बेस क्या करेगा? इसका प्रोटॉन निकालेगा। प्रोटॉन निकाल के यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनेगा तो ये सारा सिस्टम यहाँ से हो जाएगा फ्री। यानी ये O नेगेटिव प्रोटॉन लेके क्या बना देगा? OH। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास? एसिड। पहले क्या था? एस्टर। ठीक है, तो यहाँ से लीव होते ही ये एलिमिनेशन E1CV वाली कराते ही इस कार्बन पे था एक H, फिर बन जाएगा डबल बॉन्ड और फिर इस कार्बन के पास है एस्टर और उसके बाद आएगा CH2 एंड देन COOH। बेटर कि नंबरिंग कर लो। ये आपके पास थी सेकंड पोजीशन, ये था थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ऑक्सीजन आपके पास फर्स्ट। और इसे हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या? कंडेंस्ड हाफ एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। कंडेंस्ड हाफ एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। ठीक है, सो स्टॉब्स कंडेंसेशन में भी हमारे पास 3 स्टेप हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। पहले इनोलेट बनाने के बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसके बाद इस O नेगेटिव की इंट्रामोलिक्यूलर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन से हमारे पास एक साइक्लिक रिंग बनती है। देन जैसे एल्डोल में हम लास्ट में एलिमिनेशन कराते हैं, सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही करवानी है, लेकिन प्रोटोन हम उसी कार्बन का चूज करेंगे जिसका हमने इनोलेट बनाया था। उसका प्रोटोन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा और ये रिंग यहाँ से हो जाएगी फ्री, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा कंडेंस्ड हाफ एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। बट इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास दोनों कार्बन का ऑप्शन था कि तुम कहीं से भी इनोलेट बना सकते थे, बट तुमने इस कार्बन को चूज किया। तो तुमने जिस कार्बन को इनोलेट के लिए चूज किया, जिस कार्बन को इनोलेट के लिए चूज किया, उसी ने यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया। और अगर उसी ने यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया तो उसके एस्टर को कुछ नहीं हुआ है, उसके एस्टर को कुछ नहीं हुआ है। यानी जिसका तुम इनोलेट बनाओगे ना, जिस कार्बन का, उसके साथ वाला एस्टर एस्टर की ही फॉर्म में रहेगा, लेकिन जिसको तुमने इनोलेट के लिए यूज नहीं किया है उसका एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड में। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैकेनिज्म लेंथी लगे तो आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन के साथ? इनोलेट वाले कार्बन के साथ, जिसमें से तुमने प्रोटॉन निकाला था। अब उस कार्बन के पास एक तरफ था CH2COET और एक तरफ था सिर्फ COET। तो आपको क्या देखना है कि जिस कार्बन को इनोलेट के लिए चूज किया था उसके साथ का एस्टर एस्टर की ही फॉर्म में रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आपने इनोलेट के लिए कार्बन चूज नहीं किया उसका एस्टर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिड में। सो दिस इज स्टॉब्स कंडेंसेशन।
नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन हमारे पास क्या है, डार्जन कंडेंसेशन। डार्जन कंडेंसेशन क्या कहती है, सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, अल्फा हेलो एल्काइल एस्टर। अब हमारे पास जो एस्टर है वो साइक्लिक भी हो सकता है, एसाइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे साइक्लिक दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एस्टर की अल्फा पोजीशन पे हेलोजन होना चाहिए। अगर ऐसा सबस्ट्रेट मिलता है, इट मींस दैट सबस्ट्रेट इज परफेक्ट फॉर डार्जन कंडेंसेशन। अब एरो के ऊपर अगर हमें यहाँ पे बेसिक कंडीशन दी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका काम क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो डार्जन कंडेंसेशन स्टार्ट होती है अल्फा हेलो एल्काइल एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और साथ में हमें चाहिए होता है एक और कार्बोनिल कंपाउंड, ताकि वो इस सबस्ट्रेट में यहाँ न्यूक्लियोफाइल बना सके और जो दूसरा कार्बोनिल दिया गया है उसका इलेक्ट्रोफाइल यूज करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। लेकिन सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, यहाँ पे फर्दर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। सो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ करवा दिया कि नेगेटिव चार्ज जो बनवाना था वो बना दिया, एंड आफ्टर दैट हमें ये कीटोन दिया था तो हमने इस नेगेटिव का अटैक इस कीटोन पे करवा दिया। अब देखो यहाँ भी ना हम इसकी स्टेबलाइजेशन, ये आ गया अपने पास क्लोरीन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा अब, ये वाला कार्बन जिसके पास क्या है O नेगेटिव और 2 pH। जनरली हम क्या करते हैं कि इस O नेगेटिव को वर्कअप देके OH बना देते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम में क्या है कि खुद स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट है, खुद स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट है। वो स्टेबलाइजेशन कैसे प्रेजेंट है कि ये O नेगेटिव अगर इस कार्बन पे अटैक करे तो क्लोरीन बाहर जाएगा और क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड, 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। इसलिए डार्जन बाकियों से अलग है कि डार्जन में आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बना, जो अभी अभी हमने बनाया, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बना, बट साथ में दूसरे स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी बनता है। वो हेलोजन की डिमांड ही इसलिए करता है ताकि लास्ट स्टेप में उस हेलोजन को वहां से लीव करवा सके थ्रू इंट्रामोलिक्यूलर SN2 रिएक्शन या मैकेनिज्म। So this is a final product for this reaction। तो यहाँ पे नए नए बॉन्ड कौन से बने अभी देखते हैं। एक तो आपके पास ये कार्बन ऑक्सीजन वाला अभी नया बॉन्ड बना, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच यानी ये वाला जो था ये भी नया बॉन्ड बना। लेकिन पहले स्टेप में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, दूसरे स्टेप में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। इसलिए डार्जन थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, डिफरेंट या फिर अपनी एक स्पेशलिटी रखती है। अभी तक की कंडेंसेशन में सब जगह कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन प्लस कार्बन ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सबस्ट्रेट और सिंपल मैकेनिज्म है किसका, डार्जन कंडेंसेशन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके।